Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alish Life Science. I'm Manzoor Ali, the educator of Alish Life Science. Today we will start the remaining part of cancer biology topic. Today's topic is properties of cancer. तो आज का हमारा टॉपिक जो है किस पे है? प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर बायोलॉजी पे। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले लेक्चर में कैंसर बायोलॉजी जो पार्ट फर्स्ट में हमने कैंसर के बारे में देखा, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैंसर बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, टाइप्स पढ़ा और काजेस पढ़े हमने। तो डियर स्टूडेंट, आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों को लेक्चर्स जो है अपलोड किया हुआ है प्रीवियस जो कैंसर बायोलॉजी के ऊपर या सेल सिग्नलिंग के ऊपर, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वीडियो को सिर्फ क्लिक करता है और पूरा नहीं देखता। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मैं अपना 100% एफर्ट दे के और मेहनत करके मैं आप लोगों को ये कोचिंग जो है, ये क्लास जो है आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं। तो मैं अपना 100% दे के मतलब आपको ये कोचिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि एटलीस्ट 60 to 70% आप भी एफर्ट उठा के इस फ्री वीडियो कोर्स का जो नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए जो ये कोर्स चल रहा है इसका बेनिफिट उठाए, ताकि अगर आप लोग इस जो फ्री वीडियो लेक्चर्स का आप बेनिफिट उठाओगे तो मुझे भी मतलब हैप्पी फील होगा कि मेरे स्टूडेंट जो है मतलब इस लेक्चर से मतलब जो ये फ्री में जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड हो रहा है उसका बेनिफिट आपको मिल रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है पूरा वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखता है। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को ये जो फ्री में जो वीडियो लेक्चर्स जो मिल रहा है आपको इसका वैल्यू मतलब पता नहीं है। आपको वैल्यू इसका एहसास तब होगा जब आप इन सारे नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट में जब आप ज्वाइन करोगे और पैकेजेस के लिए आप जब मनी आप दोगे तो उस वक्त आपको वो वैल्यू पता होगा कि इन सारे जो नेशनल लेवल की जो एग्जाम चल रहा है इनका पैकेज खरीदने के लिए मतलब ऑनलाइन क्लास खरीदने के लिए या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन होने के लिए अबव 40,000 फीस होता है। मतलब तब आपको एहसास होगा, वैल्यू होगा कि इस लेक्चर जो फ्री में आपको मिल रहा है। डियर स्टूडेंट, जब तक ये वीडियो जो है आपको ये फ्री लेक्चर्स आपको मिल रहा है तब तक आप फायदा उठाइए। जब तक ये वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड है तब तक आप फायदा उठाइए। और हाँ डियर स्टूडेंट, आप लोग ये यूट्यूब पे मैं हमेशा मतलब इस जो फ्री वीडियो लेक्चर्स को मैंने अपलोड किया हुआ है मैं इसको यूट्यूब से कभी नहीं हटाऊंगा। अगर ये फ्री वीडियो लेक्चर्स अगर यूट्यूब वाले अगर हटाए तो आप लोग क्या करें, आप लोग लाइक करके रखें ताकि आपकी हिस्ट्री में रहे और आप फ्यूचर में भी इस लेक्चर का आप बेनिफिट उठा सके, ठीक है। डियर स्टूडेंट, और एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैं जो आपको लेक्चर्स दे रहा हूं, लेक्चर जो प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मुझे आप स्टूडेंट्स आप लोग मेरे सामने नहीं हो, मैं जस्ट कैमरे के सामने आपको पढ़ा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे इनडायरेक्टली फीडबैक दे दो कि जब आपको समझ आया जो मैं लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं तो आपको समझ आया तो आप लाइक करके मुझे इनडायरेक्टली रिस्पॉन्स दे सकते हो कि आपको समझ आ रहा है। अगर आपको कोई डाउट रहता है लेक्चर के दौरान तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आप लोगों का कोई भी लेक्चर्स के दौरान कोई भी कंसेप्ट में कमी रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए या टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाए, वहां पे अलीश लाइफ साइंस टेलीग्राम चैनल पे आपके डाउट्स क्लियर किया जाएगा, ठीक है। या तो व्हाट्सएप ग्रुप पे अलीश लाइफ साइंस चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, वहां पे स्टडी मटेरियल्स आपको अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस लेक्चर को मैं
मतलब ये जो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैं पर्सनली मतलब ये इन सबको हैंडल करता हूँ और चलाता हूँ, तो इसमें टाइम ज्यादा लगता है और मेहनत ज्यादा लगता है। ये सिर्फ मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए। मैं उन स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ जो फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से मतलब जो पैकेजेस खरीद नहीं पाता है और नेशनल लेवल के एग्जाम्स को मतलब उनके लिए पैकेज खरीद नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम्स का तैयारी नहीं कर पाता है ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से। सो मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ठीक है। और आप लोगों का फर्ज ये बनता है, अगर कोई भी एजुकेटर जो आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर स्टूडेंट नहीं हो तो और किसी फील्ड से हो, तो प्लीज इस लेक्चर को, फ्री लेक्चर्स को सारे स्टूडेंट्स के बीच में शेयर कीजिए ताकि वो लोग इस लेक्चर का बेनिफिट उठा सके और नेशनल लेवल के एग्जाम्स को क्रैक करके अपने एम्स को, अपने सपने को पूरा कर सके, ठीक है। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और हाँ, इस लेक्चर को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। योर रिस्पॉन्स इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, अलीश लाइफ साइंस। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो डियर स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस लेक्चर ऑफ कैंसर बायोलॉजी। टुडे टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर बायोलॉजी पार्ट सेकंड, ठीक है। आज हम क्या देखेंगे डियर स्टूडेंट, पार्ट सेकंड ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर बायोलॉजी का जो पार्ट सेकंड देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर बायोलॉजी में, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल के बीच में, ठीक है। तो ये है नॉर्मल सेल और ये है कैंसर सेल, तो इसका डिफरेंस देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस देखेंगे नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट पॉइंट है कंटैक्ट इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। कंटैक्ट इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ देखेंगे हम नॉर्मल सेल और कैंसर सेल में। ये कंटैक्ट इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ मतलब क्या है, हम डायग्राम के जरिए इस कंसेप्ट को क्लियर करता है। दैट मीन्स हम इसीलिए हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकता है कि कंटैक्ट इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ मीन्स नॉर्मल सेल जो है, नॉर्मल सेल में ये कंटैक्ट इनहिबिशन जो है प्रेजेंट होता है और कैंसर सेल में एब्सेंट होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। कंटैक्ट इनहिबिशन मीन्स क्या है, हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या देखेंगे, कंटैक्ट इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ। तो नॉर्मल सेल में कंटैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है और कैंसर सेल में एब्सेंट होता है। कैंसर सेल में क्या है, कंटैक्ट इनहिबिशन नहीं होता है और नॉर्मल सेल में कंटैक्ट इनहिबिशन जो है होता है। ये क्या है हम देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये डायग्राम दिख रहा है नॉर्मल सेल। फर्स्ट ए पार्ट में आप देखिए, ए पार्ट जो है ये किसके लिए है, नॉर्मल सेल के लिए। इन नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इज प्रेजेंट एंड सेल डिवीजन स्टॉप। सेल डिवीजन क्या होता है, नॉर्मल सेल में स्टॉप हो जाता है। क्यों स्टॉप हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ये जो आपको ये दिख रहा है, ये सारे क्या है, ये सब सेल है। ये सारे क्या है डियर स्टूडेंट, ये सेल है। और ये सेल जब डिवाइड होने के बाद एक दूसरे के कांटेक्ट में, मतलब कांटेक्ट में आ जाता है। कांटेक्ट में आने के बाद ये और डिवाइड नहीं होता है। कहने का मतलब ये, इन दो सेल जो होते हैं एक दूसरे से, ये सेल जो है एक दूसरे से मतलब जुड़ा रहता है। किस वजह से, सेल एडिशन प्रोटीन की वजह से। सेल एडिशन प्रोटीन क्या है, फॉर एग्जांपल आपको समझने के लिए, ये एक सेल है, ये मेरा जो राइट हैंड जो है वो दूसरा सेल है। तो इसको, इन दोनों को मतलब कनेक्ट करने के लिए बीच में मैं ग्लू लगा रहा हूँ, गम लगा रहा हूँ, जिसकी वजह से दो सेल कनेक्ट हो रहा है। या तो मैं दूसरा एग्जाम्पल दे दूंगा आपको, जैसे कि हम घर बनाता है ब्रिक से,
ठीक है। ब्रिक्स के बीच में हम क्या लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, सीमेंट लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर ब्रिक्स लगाते हैं। ठीक है, तो दो ब्रिक्स को बीच में से कनेक्ट कौन करता है, सीमेंट, जो हम सीमेंट लगाते हैं बीच में। ठीक है, तो जस्ट ऐसे। तो जब दो सेल, ये तमाम सारी ये मोनोलेयर है, मोनोलेयर, ये मोनोलेयर ऑफ सेल किसके ऊपर है, ये है न्यूट्रिएंट मीडियम। न्यूट्रिएंट मीडियम कुछ भी हो सकता है, एज ए ग्रोथ फैक्टर होगा न्यूट्रिएंट मीडियम में। ठीक है, अब ये सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड होने के बाद एक मोनोलेयर फॉर्म बना रहा है, मोनोलेयर फॉर्मेशन बना रहा है। मोनोलेयर फॉर्मेशन होने के बाद ये तमाम सारे सेल एक दूसरे से कनेक्ट हुआ है, फिर उसके बाद वो डिवाइड नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल सेल में ये कांटेक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट है। आपको समझ आया ये मैं क्या कहना चाहता हूं आपको, मतलब एक सेल दूसरी, ये तमाम सारे सेल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कनेक्ट हुआ है, फिर उसके बाद इनमें कांटेक्ट इनहिबिशन जो है प्रेजेंट होने की वजह से ये सेल और डिवाइड नहीं होता है। ये नॉर्मल सेल का फ्यूचर है। अब कैंसर सेल, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए, दूसरे डायग्राम में ये है कैंसर सेल। अब कैंसर सेल में मोनोलेयर नहीं है, अब यहाँ पे मोनोलेयर नहीं है, यहाँ पे क्या है, मल्टी लेयर है। मल्टी लेयर है, क्यों मल्टी लेयर है, क्योंकि मल्टी लेयर इसलिए है, ये तमाम सारे सेल जो है मोनोलेयर में इसलिए नहीं है क्योंकि इनमें कांटेक्ट इनहिबिशन जो है एब्सेंट है, जिसकी वजह से ये कैंसर सेल जो है मल्टी लेयर फॉर्मेशन बन रहा है, मतलब अनकंट्रोल्ड मैनर में प्रोलिफरेट हो रहा है। दैट मींस कैंसर सेल में क्या है, नो कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, ये समझ आया डियर स्टूडेंट, ये सारा क्या है, कैंसर सेल है। ठीक है, अब चलिए हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपको समझ आ गया। तो सेकंड हम देखेंगे, सेकंड क्या है, ग्रोथ फैक्टर रिक्रूटमेंट। ग्रोथ फैक्टर का रिक्रूटमेंट जो है नॉर्मल सेल को, ये नॉर्मल सेल को ग्रोथ फैक्टर्स का रिक्रूटमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरत होता है। दैट मींस अगर हम सिंपल आसान लैंग्वेज में कहे तो ग्रोथ फैक्टर्स जो सेल को मतलब अपने मेटाबॉलिक रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए जो ग्रोथ फैक्टर जरूरत पड़ता है वो हाई लेवल में जरूरत पड़ता है नॉर्मल सेल को। ऑन द अदर हैंड कैंसर सेल को ग्रोथ फैक्टर जो है बहुत ही कम जरूरत पड़ता है। क्यों कम जरूरत पड़ता है कैंसर सेल को, ग्रोथ फैक्टर का कम क्यों जरूरत पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये है कैंसर सेल। अब अस्यूम करो कि ये है कैंसर सेल। कैंसर सेल को लो ग्रोथ फैक्टर क्यों जरूरत, हाई ग्रोथ फैक्टर की जरूरत क्यों नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि कैंसर सेल जो है खुद अपना ही ग्रोथ फैक्टर बनाता है। ये कैंसर सेल हैव एन एबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ ग्रोथ फैक्टर फॉर इटसेल्फ। ये कैंसर सेल जो है खुद के लिए ही ग्रोथ फैक्टर बनाता है, जैसे कि प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। मतलब ये एक एग्जांपल आपको समझने के लिए, ये ग्रोथ फैक्टर का नाम है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ये हम बाद में देखेंगे कि ये प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर क्या होता है। आप अभी ये समझना है कि ये ग्रोथ फैक्टर है। ये कैंसर सेल खुद ही ग्रोथ फैक्टर को रिलीज करता है और यहाँ पे इसके ऊपर एक रिसेप्टर है और ये ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे जाके बाइंड होता है, यहाँ पे जाके बाइंड हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से अभी इस सेल का प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि ये कैंसर सेल अपना प्रोलिफरेशन, अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देता है अनकंट्रोल्ड मैनर में। ठीक है, इतना समझ आया। ये है रिसेप्टर। क्या है, रिसेप्टर मतलब रिसीव करना। और इस प्रोसेस को क्या कहता है, इस प्रोसेस को, होल प्रोसेस को खुद ही सिग्नल को मतलब बनाता है और सिक्रीट करता है एनवायरनमेंट में, फिर उसके बाद अपने ही रिसेप्टर पर बाइंड होता है। तो इस टाइप की सिग्नलिंग को हम क्या कहता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कहता है, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, इतना समझ आया डियर स्टूडेंट। तो थर्ड देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, एंकरिंग डिपेंडेंस। एंकरिंग डिपेंडेंस क्या है,
नॉर्मल सेल में एंकर डिपेंडेंस क्या है, प्रेजेंट होता है, और कैंसर सेल में एब्सेंट होता है। एंकर डिपेंडेंस मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल सेल को ग्रोथ होने के लिए, सेल को डिवाइड होने के लिए एक सॉलिड सपोर्ट की जरूरत पड़ता है, और कैंसर सेल को कोई भी सॉलिड सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता है, वो डिवाइड हो जाता है विदाउट एनी सॉलिड सपोर्ट के। तो हम डायग्राम के जरिए मैं आपको समझा दूंगा बहुत इजी वे में। तो ये है एंकरिंग इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन नॉर्मल सेल। अगर नॉर्मल सेल में देखा जाए तो नॉर्मल सेल में रिक्रूटमेंट ऑफ सॉलिड सपोर्ट की जरूरत पड़ता है फॉर ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये डिपेंडेंट होता है सॉलिड सपोर्ट पे। इन कैंसर सेल एंकरेज इंडिपेंडेंट मैनर में ये ग्रोथ होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक बायो रिएक्टर है, और यहाँ पे जो कैंसर सेल जो है ये कैन मल्टीप्लाई हो रहा है इन द सेल सस्पेंशन में विदाउट एनी सेल सपोर्ट। द कैंसर सेल डिवाइडेड इन अनकंट्रोल्ड मैनर, ओके, दैट मीन्स द कैंसर सेल इज एंकरेज इंडिपेंडेंट ग्रोथ, ओके। इतना समझ आया डियर स्टूडेंट। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम फोर्थ पॉइंट देखेंगे, सेल साइकिल चेक पॉइंट। नॉर्मल सेल में सेल साइकिल चेक पॉइंट जो है इंटैक्ट होता है या नॉर्मल होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कैंसर सेल में ये एब्सेंट होता है। अब सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या है? सेल साइकिल चेक पॉइंट वो है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी सेल को डिवाइड होना है तो उसको 4 फेज से गुजरना पड़ता है। एक होता है G1 फेज, फिर उसके बाद S फेज, फिर उसके बाद G2 फेज, फिर उसके बाद M फेज, मेटा फेज होता है। तो अगर किसी भी सेल को अगर G1 से S फेज में जाना है तो सेल साइकिल चेक पॉइंट से होके गुजरना पड़ता है। सेल साइकिल चेक पॉइंट वो है, अगर G1 फेज से कोई भी सेल S फेज में जाना है तो उस वक्त वहां पे एक G1 से S फेज में जाने के लिए वहां पे एक चेक पॉइंट होता है G1S सेल साइकिल चेक पॉइंट जो होता है, वहां पे वो क्या चेक करता है, सेल के अंदर ग्रोथ फैक्टर है कि नहीं, या सेल में कोई भी डीएनए में कोई डैमेज तो है ही नहीं, ये चेक करता है। फिर उसके बाद सेल के अंदर स्पेस है कि नहीं, ये सारा चेक करता है। अब चेक करने के बाद अगर ये सब किसी भी सेल के पास है तो उसको G1 से S फेज में जाने देता है। दैट मीन्स सेल साइकिल चेक पॉइंट ये है कि जैसे कि एक गार्ड की तरह काम करता है। जैसे कि अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको एंट्री करना है तो वहां पे 2-3 गार्ड प्रेजेंट होता है गेट पे। आपको पहले मतलब वहां पे गेट पे चेक किया जाता है कि आपको किस रीजन से आपको जाना है, कि आपके पास आईडी कार्ड है कि नहीं। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो आप एलिजिबल हो जाते हो कि आप इंस्टीट्यूट के अंदर जाना। इसी तरह ये सेल साइकिल चेक पॉइंट जो है ये गार्ड है, बस जो गार्ड की तरह काम करता है। और हमने सेल साइकिल चेक पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट देखा कि G1S चेक पॉइंट होता है और S फेज में अलग सा चेक पॉइंट होता है। फिर उसके बाद अगर कोई भी सेल S फेज से G2 फेज में जाना है तो G2S फेज से चेक पॉइंट होता है। फिर उसके बाद कोई भी G2 से M फेज में कोई भी सेल जाना चाहता है तो वहां पे और एक स्पेंडल असेंबली चेक पॉइंट होता है। इसी तरह ये तमाम सारे क्या है, ये चेक पॉइंट है। तो फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोलिफरेटिव लाइफ स्पैन। अगर लाइफ स्पैन देखा जाए तो नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में नॉर्मल सेल जो है, नॉर्मल सेल के बारे में अगर बात करें तो फिनाइट लाइफ स्पैन ग्रो करता है। दैट मीन्स नॉर्मल सेल जो है 40 to 50 टाइम्स ही सेल डिवीजन करता है, उसके बाद वो सेनेसेंट स्टेज में चला जाता है। सेनेसेंट स्टेज मतलब ये स्टॉप हो जाता है, इसका डिवीजन हो जाना। फिर उसके बाद उस सेल का एजिंग होके वो डेथ हो जाता है उसका। अब कैंसर सेल अगर ऑन द अदर हैंड अगर कैंसर सेल का देखा जाए तो ये इनफाइनाइट मैनर में ग्रोथ करता है। कैंसर सेल का कोई ये 40 to 50 स्टेज से भी मतलब
उससे भी ज्यादा डिवाइड हो जाता है, इनफाइनाइट मैनर में प्रोलिफरेट करता है। तो अगर 40 to 50 टाइम्स डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को एक नाम कहता है, इसका नाम क्या कहता है? हेफिलिक। ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। हेफिलिक लिमिट कहता है अगर कोई भी नॉर्मल सेल में 40 to 50 टाइम्स ये डिवाइड होता है, फिनाइट लाइफ स्पेन होता है। इस प्रोसेस जो इस डिवीजन वाले प्रोसेस को जो 40 to 50 टाइम्स डिवाइड होगा तो इसको हेफिलिक लिमिट कहा जाता है। और कैंसर सेल इनफाइनाइट मैनर में ग्रोथ करता है, प्रोलिफरेट करता है, तो ये हेफिलिक को ब्रेक करता है, ठीक है, मतलब हेफिलिक को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। अब चलिए डियर स्टूडेंट, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर में। ये प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर में आपको हमने डिफरेंस देखा, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज को बहुत ही ब्रीफली देखेंगे। मैं बहुत ही इजी वे में पढ़ा रहा हूं आपको ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए, ठीक है। आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो क्योंकि हम बाद में ट्यूमर सप्रेसर जिन और प्रोटोऑन्कोजिन्स के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, पढ़ने में आपको मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट। जो प्रॉपर्टीज ऑफ कैंसर हमने डिफरेंस देखा, पहले डिफरेंस देखा नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पे। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज को, हम बहुत ही ब्रीफली डिस्कस करेंगे ब्रॉडली, ठीक है। हम प्रॉपर्टीज को बहुत ही ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। चलिए फिर फर्स्ट पॉइंट में नियोप्लास्टिक। अब फर्स्ट पॉइंट क्या है? नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब नियोप्लासिया। इस वर्ड का मतलब क्या है? इस वर्ड का मतलब जो है नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, नियोप्लासिया मतलब ये है कि नॉर्मल सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना ड्यू टू द म्यूटेशन इन डीएनए। So the normal cell transform to undifferentiated cell, क्योंकि नॉर्मल सेल जो है डिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। दैट मीन नॉर्मल सेल जो है लूजेस इट इज आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को, फंक्शनल रोल को लूज कर देता है, मतलब वो खो देता है अपने आइडेंटिटी को। कैंसर सेल नॉर्मल सेल जो है खो देता है, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाता है। अब डिफरेंशिएटेड सेल एंड नॉर्मल सेल क्या है? नॉर्मल सेल जो है वो डिफरेंशिएटेड सेल है, ठीक है। प्लेइंग देयर रोल, मतलब नॉर्मल सेल डिफरेंशिएटेड है, मतलब ये है कि आपको जैसे कि जो इम्यून सेल्स आपको पता है कि जो व्हाइट ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल सेल, बेसोफिल सेल, इओसिनोफिल सेल, या जैसे कि जो एंटीबॉडी सिक्रीटिंग जो इम्यून सेल्स है या बी सेल है, ये तमाम सारे क्या डिफरेंशिएटेड सेल है। अब ये इन सेल में म्यूटेशन होने की वजह से, म्यूटेशन जब हो जाता है डीएनए में तो न्यूप्लास्टिक फॉर्मेशन हो जाता है। न्यूप्लास्टिक फॉर्मेशन मतलब डिफरेंशिएटेड सेल कन्वर्ट हो जाना इन अनडिफरेंशिएटेड सेल में, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में चेंज हो रहा है और ये कंटिन्यूस प्रोलिफरेट हो रहा है, अनडिफरेंशिएटेड मैनर में कंटिन्यूस प्रोलिफरेट हो रहा है। को बहुत इजी वे में ये समझाऊंगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं ये समझाऊंगा कि डिफरेंशिएटेड सेल क्या है और अनडिफरेंशिएटेड क्या है। अब डिफरेंशिएटेड सेल्स देखो डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंशिएटेड सेल्स। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट जो है लिवर का सेल है, लिवर सेल है, जैसे कि लिवर में कुफर सेल होता है। अब दूसरा जो है ये है, मान लिया आप अज्यूम करो कि ये स्प्लीन है, आपकी स्प्लीन है, ये स्प्लीन सेल है, और ये है किडनी, मतलब किडनी के अंदर किडनी के सेल है, ठीक है। अब ये लिवर के अंदर लिवर सेल है और स्प्लीन के अंदर या स्प्लीन सेल है, वो किडनी के अंदर किडनी के सेल है। तो ये तमाम सारे सेल डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होता है पहले, क्योंकि हर एक अलग अलग स्ट्रक्चर है। अब ये है डिफरेंशिएटेड मैनर में, ये है नॉर्मल सेल में। अब ये कन्वर्ट हो रहा है, क्यों कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि यहां पे म्यूटेशन हुआ,
म्यूटेशन किस वजह से, म्यूटेशन जैसे कि म्यूटेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे गामा रेडिएशन की वजह से म्यूटेशन हुआ डीएनए में, जिसकी वजह से ये डिफरेंशिएटेड सेल, या आपको इसमें और एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, गामा रेडिएशन, एक्स रेज, यूवी रेज, बीटा रेडिएशन, ये तमाम सारे म्यूटेशन काज करता है डीएनए में, जिसकी वजह से डिफरेंशिएटेड सेल्स कन्वर्ट हो जाता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है और प्रोलिफरेट हो जाता है अनकंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। फिर उसके बाद ये नॉर्मल सेल ट्रांसफॉर्म हो जाता है ट्यूमर में, ठीक है। इतना समझ आया? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट जो है, प्रॉपर्टीज का जो सेकंड पॉइंट है, इसमें हम सेल्फ सफिशिएंसी देखेंगे इन ग्रोथ सिग्नल। कैंसर सेल जो है ये सेल्फ सफिशिएंसी होता है ग्रोथ सिग्नल का, क्योंकि उसको ग्रोथ सिग्नल की और ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, ये कम ग्रोथ सिग्नल पर भी सरवाइव कर सकता है, कैंसर सेल का ये एबिलिटी है। तो ग्रोथ फैक्टर जो है सर्वाइवल के लिए और सेल का प्रोलिफरेट होने के लिए इसको ग्रोथ फैक्टर की जरूरत कम पड़ता है, इसीलिए कैंसर सेल कम ग्रोथ फैक्टर के प्रेजेंस पे भी ये ग्रोथ हो जाता है। अब कैंसर सेल जो है एबिलिटी टू सिंथेसिस देयर ओन ग्रोथ फैक्टर, हमने पहले ही डिस्कस किया था कि कैंसर सेल के पास एबिलिटी है जो खुद के ही ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है और खुद के ऊपर ही रिसेप्टर होता है, उस ग्रोथ फैक्टर को रिसेप्टर पर रिसीव करता है और अपने ही सेल के अंदर क्या करता है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है और सेल का डिवीजन करता है और सेल का मेटाबॉलिक रेगुलेशन करता है और अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देता है और अपने आसपास एंजियोजेनेसिस करना स्टार्ट कर देता है। एंजियोजेनेसिस मींस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स एंड फॉर द पर्पस ऑफ सप्लाई द न्यूट्रिएंट्स टू ऑल सेल्स, ओके। तो हमने डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट्स ऑटोक्राइन स्टिमुलेशन, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग हमने फर्स्ट स्लाइड पे ही डिस्कस किया, तो हम और एक बार थोड़ा देखेंगे एग्जांपल के साथ। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग कैंसर सेल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है डियर स्टूडेंट्स, इसको याद रखना। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग जो इन कैंसर सेल में प्रेजेंट होता है, फर्स्ट कैंसर सेल में प्रेजेंट होता है ऑटोक्राइन सिग्नलिंग, ये याद रखना। सेकंड किस में प्रेजेंट होता है, सेकंड जो है टी सेल, एक मिनट, सेकंड जो है टी सेल में प्रेजेंट होता है। टी सेल आपको पता है कि टी सेल जो है ये एक इम्यून सेल है। टी सेल का फंक्शन क्या होता है, टी सेल जो है कमांडर की तरह काम करता है हमारे बॉडी के अंदर, जिस तरह जैसे कि हमारे देश में जो कमांडर जो है अपने से जो नीचे वाले जो आर्मीज को उनको कमांड करता है, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर ये टी सेल जो कमांडर की तरह काम करता है और बी सेल को एक सिग्नल प्रोवाइड करता है कीमोकाइंस के थ्रू या साइटोकाइंस के थ्रू, और बी सेल को कहता है कि जैसे कि इंटरल्यूकिन 4 सिक्रेट करके बी सेल को कहता है कि आप अपना नंबर बढ़ाओ और एंटीबॉडी रिलीज करो कि इस तरह का बैक्टीरिया आ चुका है, इस तरह का वायरस आ चुका है, इस तरह का पैथोजन आ चुका है, और बी सेल को कमांड करता है और बी सेल उसी तरह का एंटीबॉडी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, या आईजीजी, आईजीएम या आईजीडी ये रिलीज करता है और ये एंटीबॉडी जाके उन वायरस को, बैक्टीरिया को, पैथोजेंस को एलिमिनेट कर देता है फ्रॉम द बॉडी से, ठीक है। इतना समझ आया? ये आपके बेसिक कंसेप्ट के लिए, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। तो एग्जांपल जो है आपको ये एग्जांपल याद रखना है कि प्लेटलेट PDHF मतलब प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर है। इसका जो फुल फॉर्म जो है मैं आपको यहाँ पे लिख लेता, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये इसका फुल फॉर्म है, आपको अगर लिखना है तो, ठीक है। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है TGF ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, इसका जो फुल फॉर्म है आपको अगर लिखना है तो ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर, ये दोनों क्या है, ग्रोथ फैक्टर है। आपको ये याद रखना कि ये दोनों क्या है, ग्रोथ फैक्टर है। ये ग्रोथ फैक्टर जो है कैंसर सेल जो है इस ग्रोथ फैक्टर को खुद ही अपने सेल के अंदर से सिक्रीट करता है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये आपको दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ये है ग्रोथ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर अल्फा, ये दोनों को सिक्रीट कर रहा है। और सिक्रीट करने के बाद यहाँ से फिर उसके बाद सिक्रीट करने के बाद ये खुद के ही रिसेप्टर पर बाइंड हो जाता है। खुद के ये सेल जो कैंसर सेल खुद के सेल के अंदर से ही उन ग्रोथ फैक्टर्स को, PDGF फैक्टर्स को या ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज करता है और खुद के ही रिसेप्टर के ऊपर बाइंड हो जाता है। दिख रहा है आपको? ये है डियर स्टूडेंट्स, ये इसका रिसेप्टर, ये रिसेप्टर मतलब रिसीव करना सिग्नल को। फिर उसके बाद अब ये ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होने के बाद ये कैंसर सेल अपना क्या कर देता है, नंबर बढ़ा देता है, सेल प्रोलिफरेशन करता है और अपने आप को सरवाइव करता है इन एडवर्स कंडीशन में भी, लो न्यूट्रिशन लेवल पे भी, लो ग्रोथ फैक्टर लेवल पे भी, या हाई हाइपोक्सिया इंड्यूसिंग फैक्टर। दैट मींस ये कैंसर सेल जो है लो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे भी ये सरवाइव कर सकता है। ये एबिलिटी होता है कैंसर सेल के पास, ठीक है। अब ये अपना नंबर बढ़ा देता है, ठीक है, इस तरीके से अपना नंबर बढ़ा रहा है, ये कैंसर सेल अपना नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना समझ आया डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहीं पे ही रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये जो आपको मटेरियल आपको प्रोवाइड हो रहा है ये आपके एग्जाम के टारगेट के हिसाब से बनाया गया है, बस इससे ज्यादा आपको पूछा नहीं जाएगा। जितना ये मटेरियल जो है सफिशिएंट है ऑल नेशनल लेवल के एग्जाम्स के लिए, गेट, CSR, नेट JRF के लिए, DBT JRF के लिए, ICAT JRF के लिए, ICMR JRF के लिए, या PhD एंट्रेंस, MSc एंट्रेंस एग्जाम के लिए, सबके लिए है, गेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे रखते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज अपना रिस्पांस दीजिए इस लेक्चर को लाइक करके। जब आप इस लेक्चर को लाइक करोगे तो मैं समझ लूंगा कि मेरे स्टूडेंट्स को ये लेक्चर समझ आ रहा है, और इस लेक्चर को शेयर करना। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब और अलीज लाइफ साइंस चैनल। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।